हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है, तो जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं। गुड इवनिंग अजय। और आज हम जो है अपना टॉपिक 3rd, 4th और 5th करने वाले हैं, यानी कि आपके अरब स्कॉलर, आपके चाइनीज स्कॉलर, इंडियन स्कॉलर और आपकी एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। आज हमारी जो है 2 घंटे की लगातार क्लास रहेगी, तो अपना पानी बोतल सब साथ में लेके बैठना, ठीक है। और जो आपकी पीडीएफ है वो कल अपलोड कर दी थी मैंने, कल शाम को ही अपलोड कर दी थी। आई होप आप सबने देख लिया होगा पीडीएफ को। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ जाएं, और उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं। आज जो नया टॉपिक है वो हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये आपको कल भी मैंने बताया था कि ये हमारा फिलर फॉर्म ऐप है। उसका टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है और इंस्टाग्राम चैनल है। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से ज्वाइन कर लो। और अगर कोई भी बच्चा फिलर फॉर्म के साथ जुड़ना चाहता है और सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो वो क्या ले सकता है, तो वो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरा जो ये कूपन कोड है किरण 10 वो यूज कर सकता है, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले। आपके देखो ग्रीक ज्योग्राफर हो गए, रोमन ज्योग्राफर हो गए, आज ये सारा हमारा अब एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और आपका कल ये टॉपिक और ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका ये टॉपिक भी एक क्लास का काम है, तो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा कि आपका ड्यूअलिज्म क्या है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, नोमोथेटिक, ये सब आपको बताया जाएगा। अब आपका हिंदी में है कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब जोग्राफर्स, अरब जोग्राफर्स का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। आपके सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाए थे, ग्रीक जोग्राफर्स। ग्रीक जोग्राफर्स के बाद आपके कौन से थे, रोमन जोग्राफर। अब रोमन जोग्राफर के बाद जो है ना वो याद रखना, रोमन जोग्राफर के बाद आपका आया था बेटा डार्क एज पीरियड, ठीक है। और डार्क एज पीरियड को जो खत्म किया था वो क्या था आपके अरब जोग्राफर्स ने। अभी डार्क एज पीरियड का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपका काला समय आ गया था, ऐसा कुछ नहीं था। डार्क एज पीरियड का मतलब है, अंधकार युग का मतलब है कि आपका जो उस समय जो यूरोप है, यूरोप में आपके पोप, पादरी और इनका जो है क्या हो गया था, इनका अधिकार हो गया था। और उस टाइम पे क्या हो गया था, जब आपके इन पोप और पादरियों का यूरोप के ऊपर अधिकार हो गया था, उन्होंने यूरोप को अपना अधिकार जमा लिया था, तो उन्होंने जो है ना जो भी जोग्राफिकल नॉलेज थी वो सारी इस पीरियड में बंद हो गई थी। जैसे पहले आपके जोग्राफर सर्च कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन इस पीरियड में जो है ना इन्होंने इस पीरियड में आपकी कोई भी जोग्राफिकल नॉलेज नहीं हुई। जो ईसाई है, ईसाइयों ने क्या कर दिया, इन सारी अवधारणाओं को मना कर दिया और बोला कि जो भगवान ने बोल दिया वही सच है, ठीक है। कहते हैं भौगोलिक चिंतन के विकास में 300 से 1700 ईस्वी तक के समय को मध्यकालीन युग कहा जाता है, यानी कि आपका अर्ली मेडिवल एज। 300 से आपका 1700 तक का जो पीरियड है उसको क्या बोला जाता है, अर्ली मेडिवल एज। गुड इवनिंग सविता। अब इसमें से भी आपका पहला प्रारंभिक मध्यकालीन जो युग है वो 300 से 700 ईस्वी तक है। फिर दूसरा आपका इंटरमेडिवल जो है वो 700 से 1250 तक, और तीसरा मध्यकाल आपकी 1250 से 1700 तक चला है। तो आपके जो आपका 300 से 1700 तक का जो मेडिवल पीरियड है उसको 3 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक, मध्य और आपका सबसे लास्ट वाला 300 से 700, 700 से 1250 और 1250 से 1700, ठीक है।
कहते हैं ईसाई देशों में, क्योंकि इस काल में भौगोलिक ज्ञान में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई थी, ज्योग्राफिकल नॉलेज में जो है वृद्धि नहीं हुई थी, ठीक है, परंतु अनेक अवधारणा अज्ञान से ढक गई थी। इस प्रकार जबकि यूरोप में भूगोल का नाम क्या था, घट रहा था, भारत, मध्य एशिया और पूर्वी अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों के अरबों का संपर्क बढ़ रहा था। तो क्या है कि आपका यूरोप है ना, यूरोप में इस समय पे क्या हो गया था, यूरोप में आपका जो अंधकार युग है, आपका डार्क एज का याद रखना, डार्क एज का पीरियड है आपका 3 से 12 सेंचुरी, याद रखना आपका 3 से 12 सेंचुरी, 3 to 12 सेंचुरी आपका है डार्क एज पीरियड, ठीक है, अंधकार युग। अब उसके बाद आपका क्या है, कहते हैं आपका जो ये मुस्लिम देश है, देखो आपका डार्क एज किसने खत्म किया, डार्क एज आपका खत्म किया इन्होंने, आपके अरब जोग्राफर्स ने, ठीक है, अरब जोग्राफर्स ने इसकी क्या कर दी, इसकी चुप्पी को तोड़ा, ठीक है। उसके बाद आपके डार्क एज के बाद क्या है, मुस्लिम यानी कि आपके अरब जोग्राफर, मुस्लिम देशों के साम्राज्य के विस्तार के कारण और आपकी परिवहन और यात्रा के सुगम और लंबे मार्ग और व्यापार में वृद्धि और यूनानी सभ्यता के देशों पर विजय तथा भारतीय संस्कृति से संपर्क आदि के कारण अरब लोगों ने भूगोल में विशेष विकास लिया। अब हम जो अरब भूगोलवेता है उसका योगदान पढ़ेंगे, ठीक है। ये कहते हैं आपके जो अरब भूगोलवेता है, अरब भूगोलवेताओं का मुख्य योगदान प्राकृतिक, क्षेत्रीय, गणितीय भूगोल में रहा है। तो आपको याद करना है कि आपके जो अरब जोग्राफर्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो किस किस में रहा है, नेचुरल ज्योग्राफी में, मैथमेटिकल ज्योग्राफी में और आपका एरियल ज्योग्राफी में। अब उसके बाद कहते हैं इन्होंने दे हैव ऑल्सो डेवलप्ड मेराइन साइंस, यानी कि जो समुद्र विज्ञान है उसका भी इन्होंने विकास किया, और साइंटिफिक डॉक्यूमेंट, और उन्होंने क्या किया, एक व्यवस्थित अनुसंधान का दस्तावेजीकरण करा, और अरबों के लिए एक नई सूबह थी। बगदाद 762 में बेबीलोन के मकबरे में ज्ञान के केंद्र में उभरा, यानी कि आपका ये जो बगदाद है ना, बगदाद आपका एक नॉलेज सेंटर क्या है, नॉलेज सेंटर बना, और बैतुल हकमा की स्थापना हारून उल अल रशीद की छायाछत्र में हुआ, और इस तरह एक परंपरा शुरू हो गई। अब ये आपको इतना याद नहीं रखना है, लेकिन अब यहां से शुरू हो जाता है आपका अरब जोग्राफर्स की सीरीज। सबसे पहले जो अरब जोग्राफर्स हैं वो कौन से हैं, सबसे पहले हैं आपके इद्रिसी, ठीक है, आपके सबसे पहले हैं इद्रिसी, हिंदी में देख लो। इद्रिसी ने ग्रीक के 5 क्लाइमेटिक जोन को क्या माना, इनकरेक्ट माना, यूनानियों के 5 ये फर्स्ट पॉइंट है इद्रिसी का। अच्छा, फर्स्ट स्लाइड इंग्लिश में कौन से, अच्छा पहले इंग्लिश बता दूं, ये बोल रहे हो अभिषेक, पहले इंग्लिश और उसके बाद हिंदी दिखा दूं? ये लो, पहले इंग्लिश देख लो। आपका जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू हुआ ना वो यहां से हुआ है, अल इदरसी से। आपको नोट्स यहां से बनाना है, ठीक है। तो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बता दूंगी, पहले इंग्लिश देख लो, उसके बाद मैं हिंदी भी दिखा दूंगी। आपके सबसे पहले जो अरब जोग्राफर हैं वो है बेटा आपके अल इदरसी। अब इसके नोट्स कैसे बनाओगे, ये पैराग्राफ में तो बिल्कुल याद मत करना। सबसे पहला आपको जो की पॉइंट है इसमें से ये निकालना है कि जो इदरसी है, इदरीसी ने जो ग्रीक के द्वारा 5 क्लाइमेटिक जोन दिए हैं उसको इनकरेक्ट माना, और उन्होंने बताया कि 7 क्लाइमेट जोन बताए। तो इनका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि 5 क्लाइमेट जोन की जगह इन्होंने कितने क्लाइमेट जोन बताए, 7 क्लाइमेट जोन बताए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं
अरब जोग्राफर डिटरमाइन द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस। अब दूसरा है कि इन्होंने आपकी जो है प्लेस है उसका लैटिट्यूड अक्षांश और देशांतर बताया किसी प्लेस का, और साथ ही साथ उस प्लेस की जो है डायरेक्शन और प्योर नॉलेज दी, टाइम भी बताया। ठीक है, और इन्होंने ये सारी चीजें अपनी मैप में इंक्लूड की। जो मैप इन्होंने बताया, मैप मेकिंग वॉज बेस्ड ऑन द बेसिक प्रिंसिपल। अब इनका जो मैप है ना, मैप बनाने का तरीका वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड था? जो स्ट्रेबो के प्रिंसिपल पर बेस्ड था और टोलेमी के प्रिंसिपल पर बेस्ड। ठीक है, इनके क्या थे, बट इनका एफर्ट्स था were made them to overcome their shortcoming to a great extent। और इबन हकल ने एक वर्ल्ड मैप बताया आपको। जो सेकंड पॉइंट है वो बस ये याद रखना है कि इबन हैकल ने एक वर्ल्ड मैप बनाया, ये आपको की पॉइंट में लिखना है। और अल इदरसी के बारे में कोई भी चीज जो है याद नहीं रखनी है। अल इदरसी हो गया, और अब उसके बाद इबन हकल। ठीक है, उसके बाद आपके देखो ये 7 मेजर सेंटर बताए गए हैं किसके, ज्योग्राफिकल नॉलेज की डेवलपमेंट के लिए 7 सेंटर बताए हैं। वे 7 सेंटर में आपका है जेरूसलेम। अगर याद नहीं भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं। जेरूसलेम के बाद आपका कायरो, कायरो आपके इजिप्ट की कैपिटल है। आपका टेलेडो यानी कि बेटे आपका अभी जो है करंट में स्पेन। फोर्थ है आपका टर्की, यानी कि इसका पुराना नाम था कुस्तुनतुनिया। फिफ्थ है डेमेस्कस, यानी कि अब आपका ये सीरिया है। सिक्स्थ है आपका बगदाद, बगदाद आपका कहाँ पे है, इराक में है। और 7th है आपका पर्शिया। ये पता है आपको, ये सारे सेंटर याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको इसलिए बताया है नॉलेज के लिए कि ये 7 सेंटर बताए गए हैं जहां से क्या हुआ था, जो अरब साम्राज्य है वो इन आपके जो सेंटर है यहां से फैला था। अब आपका जो दूसरा है बेटे, अब यहां से आपका मेन शुरुआत होता है। तो आपके हैं अल बालिकी। अल बालिकी की सबसे पहले तो ये बुक इंपॉर्टेंट है, किताब अल अशकल। ये एग्जाम में पूछी गई है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अल बालिकी की बुक का नाम है किताब अल अशकल। ये क्या है, क्लाइमेट एटलस के ऊपर है, वर्ल्ड की फर्स्ट क्लाइमेट एटलस। इनकी जो ये बुक है ना किताब अशकल, ये वर्ल्ड की पहली क्लाइमेटिक एटलस थी जिसका नाम था किताब अल अशकल। और या फिर फिगर ऑफ क्लाइमेट इन द ईयर 1921। हिंदी में भी देख लो, हिंदी में भी बुक का नाम है आपका किताब अल अशकल। और ये एक जलवायु एटलस है। एटलस मतलब कि आपकी एक मैप बुक है। ठीक है, और ये किसकी मैप बुक है, आपकी क्लाइमेट के ऊपर ये मैप बुक है। और कहते हैं इंग्लिश में देखो, ही हैज गिवन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लाइमेट। इन्होंने जो आपका खुरासान है, खुरासान की जो क्लाइमेट है, जलवायु है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। उसके बाद देखो इन्होंने जो आपका रिवर है और सी है उसको मैप में ब्लू और ग्रीन कलर से दिखाया। ठीक है, आपका रिवर एंड सी को ब्लू एंड ग्रीन कलर से दिखाया। सेकंड है आपका डेजर्ट, डेजर्ट को इन्होंने दिखाया येलो कलर से। और आपका फिर है माउंटेन्स, फिर है आपका माउंटेन्स, पिरामिड्स और आपके सिटीज। इनको किस से दिखाया, ट्रायंगुलर फिगर से दिखाया गया। ठीक है, हाँ, अरब के जो ज्योग्राफर है ना उनकी बुक बहुत ज्यादा है। अब नाम कैसे याद होंगे, याद करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, नाम पता है मैंने कैसे याद किए थे,
मैंने जो नाम याद किए थे वो किए थे, बार बार मैं जब पढ़ती गई ना इनके नोट्स, अब जैसे हमने थॉट पेपर से 1 महीना पहले तो कर लिया, अब 1 महीने के 1 महीना, क्योंकि थॉट में तो आपकी बुक ही बुक है, तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको ग्रीक जोग्राफर करवा दिया, रोमन जोग्राफर करवा दिया, और आपका ये अरब जोग्राफर आज हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, डेली की डेली जितने भी आपके होते जाए ना उन सब की बुक लिख के देखो। ये मैं सच में आपको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, मैं अब तक नहीं भूली हूँ। अब कोई भी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकती हूँ, तो मेरे को थॉट रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जब अपना पेपर दिया ना उसमें ही अपनी तैयारी इस तरीके से की कि मैं भूल ही नहीं रही हूँ ये। अब ये बुक मुझे पता है कि ये बुक किसने दी है, और ये बेस्ट तरीका है जो आज तक का मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इस तरीके के बिना आप बुक नहीं याद रख सकते, क्योंकि इनकी ऐसी कोई ट्रिक भी नहीं है कि आप याद रख सको। तो बेस्ट वे है कि आप क्या करो, आपको दो चीजें इसमें याद करनी है, एक तो सीरियल ऑर्डर याद करना है इन जोग्राफर्स का, तो सीरियल ऑर्डर के साथ साथ उनके सामने उनकी बुक भी लिख के याद करते जाओ, जिससे आपको क्या हो जाए, आपको जिससे उनकी बुक भी याद हो जाए, उनका सीरियल ऑर्डर भी याद हो जाए, और आप कभी नहीं भूलोगे। सिर्फ अब के लिए नहीं कह रही हूं मैं कि आपका बस पेपर के लिए आप याद कर लो, रोट लर्निंग कर लो, नहीं, आपको आगे भी एग्जाम देने, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे उसके लिए भी एग्जाम होंगे या इंटरव्यू होंगे, तो फिर वहां तक आप नहीं भूलोगे इनके, वहां तक आप इनको भूल ही नहीं पाओगे, क्योंकि अब लगातार जो है ना मेरे को चाहे मैं रिवाइज नहीं भी करती हूँ, ये एक बहुत ट्रू नॉलेज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैं है ना महीना, 2 महीना, 3 महीना, या ये लगा लो मैं अगर 10 महीने भी रिवाइज नहीं करती हूँ ना, तो मैं इनके नाम नहीं भूल रही हूँ कि कौन सी बुक किसने दी है, इतने अच्छे से याद हो गया है। ठीक है, जैसे हम एक कंसेप्ट को समझ लेते हैं ना फिर ये ऐसे याद हो जाते हैं। तो आपका अब ये अल बालिकी में बस क्या याद करोगे, अल बालिकी में जो आपको याद रखना है, एक तो इनकी बुक, और ये बुक थी फर्स्ट क्लाइमेट वर्ल्ड की, ठीक है, और इनकी दूसरी ये कि रिवर और सी को किस कलर से दिखाया, डेजर्ट को किस कलर से दिखाया, और माउंटेन को, पिरामिड को और सिटी को एक ट्रायंगल के द्वारा शो किया, बस ये आपको याद रखना है। और इनकी जो है ना ये क्लाइमेट मैप है किताबल अशकल। जो आपका, अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की बात करूँ ना, तो देखो जैसे आपके बहुत सारे, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट बस इंटरव्यू होता है। बट उसके लिए फिर क्या है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में सेलेक्ट होना है दिल्ली में, तो उसके लिए आपका एपीआई स्कोर अच्छा होना चाहिए। एपीआई स्कोर यानी कि आपका 10th के मार्क्स, आपके 12th के 10th के मार्क्स, 10th के मार्क्स इंक्लूड नहीं होते, आपके 12th के मार्क्स, ठीक है, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स, आपके नेट के मार्क्स लगते हैं, जेआरएफ है तो जेआरएफ के मार्क्स लगते हैं, अगर आप नेट हो तो आपको 8 मिलेगा, अगर आप जेआरएफ हो तो आपको 10 मिलेगा। उसके बाद आपके रिसर्च पेपर, अगर आपके पास रिसर्च पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ, तो आप बहुत अच्छी स्टेज पे हो, आपको कंसिडर किया जाएगा। तो कोशिश करो नेट क्लियर करने के बाद अपने रिसर्च पेपर लिखो और उनको पब्लिश करवाओ एक अच्छी पब्लिकेशन से, और पीएचडी में एनरोलमेंट करवा लो, ताकि ये हो जाएगा कि हाँ पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, तो दिल्ली में तो कोई भी आपका एग्जाम नहीं होता है। अब अगर मैं हरियाणा की बात करूं, तो हरियाणा में सिर्फ क्या है, अब से पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, 1/4 मार्किंग है आपका। ठीक है, और पेपर में क्या है, पेपर में आपका 100 मार्क्स का तो आपका सब्जेक्ट है जैसे ज्योग्राफी, और आपका मेरे ख्याल से 10 नंबर की अब जनरल साइंस इंक्लूड हो गई है, वो भी बस हरियाणा की, और रिसर्च ऐड हुई है, बस ये चीजें हैं। वही अगर मैं राजस्थान की बताऊं तो बेटे राजस्थान का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है उसमें 3 एग्जाम होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, और फिर आपका थर्ड है इंटरव्यू। ठीक है, तो कुल मिला के ये कोशिश करो कि अगर आपका
नेट क्लियर हो जाता है तो नेट के साथ जीआरएफ की कोशिश करो कि कम से कम आपके पास 7 से 8 साल मिल जाए, कि आपका जो महीने के वेजेस है वो गवर्नमेंट की तरफ से आते रहें। लेकिन साथ ही साथ ये भी कोशिश करो कि आपको अगर वेजेस नहीं मिल रहे हैं, जीआरएफ नहीं मिल रहा, तो ये कोशिश करो कि आप फिर गेस्ट फैकल्टी लग जाओ, ताकि वो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाए, एक्सपीरियंस के नंबर लग जाए। ठीक है, ये कोशिश करो फिर। और जैसे अभी आपका एमपी का भी असिस्टेंट प्रोफेसर होने वाला है, बिहार का भी होने वाला है, आपके पंजाब में भी वैकेंसी निकलने वाली है, तो कोशिश करो कि इस बार नेट निकल जाए। और हरियाणा का भी जो है अभी तक नहीं निकला है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम, तो कोशिश ये करो कि आपका इस दिसंबर तक हो जाए और आप जो हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका भी जो एग्जाम हो वो दे पाओ, है ना। क्योंकि जो बेटे आपका स्टेट के ये होते हैं ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम, उनकी एलिजिबिलिटी नेट होती है। अगर आपका नेट क्लियर है तो ही आप एग्जाम दे सकते हो, वरना आप नहीं दे सकते। ठीक है, और वहां पे जो पीएचडी के नंबर है वो खत्म कर दिए, क्योंकि हमारे यूजीसी ने पीएचडी के नंबर खत्म कर दिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी है ही नहीं, तो वो पीएचडी को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। ओके, तो पीएचडी के भी वैसे भी ज्यादा नंबर नहीं थे, बस 3 नंबर थे। ठीक है, तो अब आपका सेकंड, अब हम पढ़ रहे हैं अल बालखी हो गया। अल बालखी का हिंदी में भी मैंने बता दिया। अब आपका है इबन हाकल, ये आपको सीरीज याद रखनी है। अब आपका कौन सा आ गया, इबन हाकल। इबन हाकल का आपको सिर्फ कितना पूछा जाता है कि इनकी बुक का नेम आपको याद रखना है। अ बुक ऑफ रूट्स एंड रियलम्स किसकी है, तो अ बुक ऑफ रूट्स एंड रियलम्स है आपकी किसकी, इबन हाकल की। और ये इनकी स्टेटमेंट है जो आपको याद करने की बेशक से जरूरत नहीं है, बस ये आपको बताने के लिए। इनमें सिर्फ आप क्या करोगे, ये बुक का नेम याद करोगे। अ बुक ऑफ रूट्स एंड रियलम किसने दी है, आपके इबन हाकल ने। सबसे पहले हैं आपके अल बालकी, अल बालकी के बाद अब सेकंड है इबन हाकल। ठीक है, अब इबन देखो, अल बालकी की तो कोई, अब अल बालकी की जो बुक का नाम था ये भी एग्जाम में पूछी गई है। जितनी भी अब बुक आएंगी ना सारी पूछी गई है। अल बालकी की बुक का नाम क्या था आपकी, किताब अल अशकल। ठीक है, ये इनकी बुक का नाम है। और इबन हाकल की बुक का नाम है अ बुक ऑफ रूट्स एंड रियलम। ओके, अब नेक्स्ट है आपके अल मसूदी, मोस्ट इंपोर्टेंट या वेरी 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 इंपोर्टेंट लिख लो, क्योंकि यहां से हर बार आपका अल मसूदी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अल मसूदी का जो बेसिक बेसिक बात है वो याद रख लेते हैं। जो अल मसूदी है, अल मसूदी ने आपकी जो ईरान और इराक है इसकी ज्योग्राफी पर एक बुक लिखी। और इन्होंने पर्शिया, आर्मेनिया, कैस्पियन रीजन, इंडिया, श्रीलंका, अफ्रीका और स्पेन में इन्होंने क्या की, ये घूमे। और इन सारे प्लेसेस का इन्होंने अपनी अरेबिक बुक में डिस्क्रिप्शन भी दिया। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने वर्ल्ड को कितने क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया, इन्होंने वर्ल्ड को 14 क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया। और पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये आपका। इन्होंने वर्ल्ड को 14 क्लाइमेटिक रीजन में डिस्क्राइब किया। और एक और इन्होंने क्या दिया, आपके जो मॉनसून है, मॉनसून का डिस्क्रिप्शन किसने दिया, आपके अल मसूदी ने। ही गेव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉनसून, यानी कि आपकी जो भारत में मॉनसून होते हैं उसके बारे में बताया। और थर्ड देखो, अल मसूदी गेव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉनसून, मॉनसून के बारे में बताया। और उन्होंने क्या है किया, रिलेशनशिप बताया इवेपोरेशन में और रेनफॉल में। आपके जितनी स्टेटमेंट है ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नेट के। आपका ये पूछा गया है कि अल मसूद किसने, कौन से ज्योग्राफर ने वर्ल्ड को 14 क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया, तो वो है आपके अल मसूदी। उसके बाद आप कैसे, कौन से ज्योग्राफर है जिन्होंने मॉनसून का डिस्क्रिप्शन दिया, तो वो है आपके अल मसूदी।
कौन से ऐसे जोग्राफर है जिन्होंने इवेपोरेशन और रेनफॉल में रिलेशनशिप शो किया? तो वो है आपके अल मसूदी। और इन्होंने पूरे वर्ल्ड में 7 कास्ट बताई, और ये कास्ट है आपकी पर्शियन, ग्रीक, अफ्रीकन, आपकी टर्किश, हिंदू और आपकी चाइनीज। ये आपकी 7 क्या है, कास्ट हैं। कहाँ की? ये आपकी 7 कास्ट हैं जो आपके पूरे वर्ल्ड में बताई गई हैं। किसके द्वारा? अल मसूदी के द्वारा। आया समझ में? नोट्स में क्या लिखोगे? नोट्स में जितनी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं वो सारी लिखनी है। अच्छा, अब इन्होंने वेदर कंडीशन पे भी, मौसम की जो कंडीशन है उन पे भी काम किया। अब ये इनकी बुक है। सबसे पहली है गोल्डन मिडो, PYQ एग्जाम में पूछी गई है, गोल्डन मिडो। अब एक बात याद रखना, ये देखो ये आपके अल मसूदी है। अब एक बुक आती है आपके कि किताब अल मसूदी किसने दी? अल मसूदी बुक किसके द्वारा लिखी है? तो अल मसूदी बुक अल मसूदी के द्वारा नहीं लिखी गई है, वो आपके अल बिरूनी के बाद किन्ने लिखी हुई है, ये याद रखना। ठीक है, तो इनकी बुक है आपकी गोल्डन मिडो, किताब अल अशवात, किताब अकबर अल जमान, किताब अल तनबवाल इशराफ, ये महराज अल दुआब। ये आपकी इंपॉर्टेंट बुक है, ये PYQ है, ये पूछी गई है। चरागाओ सम सन और एनल्स ऑफ टाइम एंड गाइड टू गजेट, ये इनकी बुक है। ये सारी अलग अलग बुक है जो नाम बताए हैं। और ये भी आपका एग्जाम में अब ये स्टेटमेंट कि इन्होंने ओशियन की सैलिनिटी और ओशियन का जो कलर है, आपसे पूछा गया कि कौन से ऐसे जोग्राफर हैं जिन्होंने ओशियन की सैलिनिटी और उसके कलर में रिलेशनशिप बताया, तो वो कौन से हैं? वो हैं आपके अल मसूदी। अब इनको अल मसूदी को हेरोडोटस कहा जाता है, अरब का। अरब का हेरोडोटस किसे बोला जाता है? अरब का हेरोडोटस बोला जाता है आपके अल मसूदी को। और इन्होंने पूरे वर्ल्ड को 14 क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया। ये आ गया समझ में? हिंदी में भी देख लो, मौसम की स्थिति पर काम करते हैं। किताब इन्होंने दी गोल्डन मिडोज, किताब अल अशवात, किताब अखबार अल जमान, किताब अल तन भवाल इशराफ, महराज अल दुहाब, चरहागा ओसन और एनल्स ऑफ टाइम्स एंड गाइड ऑफ गजेट, ये इनकी सारी बुक है। और इन्होंने समुद्र के खारेपन और उसके रंग के बीच संबंध को समझाया। और अरब के हेरोडोटस कहा जाता है इनको। और विश्व को 14 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया, किसके द्वारा? अल मसूदी के द्वारा। तो हमने कर दिया, हमने कौन कौन सा कर दिया आपके? हमने कर लिया है अल बालकी, अल बालकी को पढ़ा है। अल बालकी के बाद आपका इबन हाकल को पढ़ा है। इबन हाकल के बाद आपके बेटे अल मसूदी। अब अल मसूदी के बाद जो आपके इंपॉर्टेंट है वो है अब आपके अल बिरूनी। इनका टाइम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो ऊपर लिखा है, क्योंकि ये नहीं पूछा जाता एग्जाम में। जो अल बिरूनी है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखना, जो 11वीं सेंचुरी है, 11वीं सेंचुरी को, 11वीं शताब्दी को अल बिरूनी का जो है काल कहा जाता है, अल बिरूनी का युग। 11वीं सदी को अल बिरूनी का युग कहा जाता है। ठीक है, अब अल बिरूनी का जो इंटरेस्ट था वो देखो रिलीजियन में था, फिलोसफी में, मैथ में, एस्ट्रोनॉमी में, हिस्ट्री में और मेडिसिन में था। ठीक है, और इन्होंने इन्हीं सब्जेक्ट में क्या ली? एजुकेशन ली। और कहते हैं अल बिरूनी डिस्पाइट बीइंग अरेबिक, इन्होंने देखो ये अरब थे लेकिन फिर भी इन्होंने पर्शियन भाषा, ग्रीक भाषा, संस्कृत लैंग्वेज में क्या करी? स्टडी की। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो वर्स इन हर्ब्यू एंड सीरियन लैंग्वेज, इन्होंने ये लैंग्वेज भी सीखी है, याद करने की जरूरत नहीं है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। और ये आपका PYQ है। अब इनकी बुक में से कौन सी बुक पूछी गई है? ये अल मसूदी बुक किसके द्वारा लिखी जाती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूछा गया है अल मसूदी बुक किसने लिखी है? तो अल मसूदी बुक आपकी अल बिरूनी ने लिखी है। किताब अल हिंद आपसे पूछी गई है, तो किताब अल हिंद बुक किसने दी है? किताब अल हिंद आपके अल बिरूनी की है। और देखो रिसालहा, ये बुक में याद रखना, इस बुक का नाम है रिसालहा।
रिसाला बुक आपकी अल बिरूनी की है, आपकी तारीख अल हिंद है, रशीकत अल हिंद है, अल कुनान है, द वेस्टेज ऑफ द पास्ट है। ठीक है। अब आपका जो पतंजलि का जो क्या किया है, ट्रांसलेशन किया है अरेबिक अरब में, तो किसने किया है पतंजलि का अरब में ट्रांसलेशन, आपके अल बिरूनी ने। और इनकी जो बुक है वो है कानून अल मसूदी। ये बुक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो ये पूछ लेंगे अल मसूदी बुक किसके, या ये पूछ लेंगे कानून अल मसूदी बुक किसने दी है, तो वो आपके दी है अल बिरूनी ने। ठीक है। और या इनकी जो बुक है ना कानून अल मसूदी, ये जो आपके टोलमी है ना, टोलमी की अल्मागस्त जैसी बुक है। टोलमी की जो अल्मागस्त जैसी जो लिखी है बुक, वो कानून अल मसूदी है। पतंजलि जो आपकी बुक है ना, पतंजलि बुक का इन्होंने अरब में ट्रांसलेशन किया है। आपकी पतंजलि बुक का जो है क्या किया इन्होंने, ट्रांसलेशन किया है। पतंजलि बुक आपने हायर एजुकेशन में नहीं पढ़ा, किसने लिखा है? हायर एजुकेशन का जो है टॉपिक है ये। आपके जो पतंजलि हैं, पतंजलि बुक किसने लिखी है? पतंजलि बुक आपके जो पतंजलि हैं उन्होंने ही लिखी है। ये आपके महाभाष्य पतंजलि, उन्होंने ये बुक लिखी है। तो उस पतंजलि बुक का ट्रांसलेशन किसने किया है? आपके अल बिरूनी ने किया है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अल बिरूनी किसके काल में इंडिया में आया? अल बिरूनी ऑल्सो केम टू इंडिया विद मोहम्मद गजनबी। अल बिरूनी, ए टू जेड याद करते हो ना, तो ये याद कर लो इसकी ट्रिक, क्योंकि आपका यहाँ से क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। यहाँ से तो नहीं बना है ये पीवाईक्यू, लेकिन आपका जो इबन बतूता है ना, उनसे पूछा गया कि इबन बतूता किसके काल में इंडिया में आए थे। तो ऐसे ही अब आपसे नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि अल बिरूनी किसके काल में इंडिया में आए थे। तो अल बिरूनी आपके किसके काल में आए हैं? मोहम्मद गजनबी। तो इसलिए आप क्या याद रखो, ये जेड याद रखो, गजनबी। ठीक है। गजनवी में जेड आता है ना, इससे याद रखो। ए का मतलब आपके अलबिरूनी, जेड का मतलब आपके गजनवी से है। ठीक है। उसके बाद आपको नोट्स में कुछ भी ऐड नहीं करना है, इतना ही याद करना है। उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में वैसे पढ़ लेते हैं कि इंडिया में आने के बाद कुछ दिन रहकर उन्होंने यहाँ संस्कृत और जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योति यानी कि इन्होंने संस्कृत और एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ा, और इन्होंने ही ट्रांसलेटेड, और इन्होंने इंडिया की जो बुक है उसको अरब लैंग्वेज में किया। और इन्होंने इसके अलावा ये आपके सेंट्रल एशिया, मेसोपोटामिया, पर्शिया, अरेबियन सी, ठीक है, यहाँ पे क्या इंडस वैली, यहाँ पे घूमे और इन्होंने नॉलेज गेन की। अच्छा, अल बिरूनी ने ये कहा कि जो इंडिया है, ने कहा कि भारत में मानसूनी वर्षा होती है जिस पर इस देश की कृषि आधारित है। तो ये आपका एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू हो सकता है, यानी कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से ज्योग्राफर ने बोला कि जो भारत है, भारत में मानसूनी वर्षा होती है जिस पर देश की कृषि आधारित है। ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर जो है बेटे, जो सीजन है, सीजन का भी डिटेल दिया। और ये जो बुक है अल कानून अल मसूदी, इसमें जो बिरूनी है, अल बिरूनी, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में और आपके लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन की पोजीशन के बारे में बताया।
ठीक है, क्लियर हो गया आपका अल बिरूनी। अब अल बिरूनी के बाद है आपके इबन सीना। इबन सीना को क्या समझा जाता है? फादर ऑफ अरब ज्योग्राफी, अरब ज्योग्राफी का जनक, अरब भूगोल का जनक किसे माना जाता है? आपके इबन सीना को माना जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है ना किसको डेवलप किया है? फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि आपके भौतिक भूगोल का विकास किया है। और इन्होंने किसकी स्टडी की है? कि आपके जो माउंटेन है, माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, पर्वत का निर्माण कैसे होता है, और मिट्टी के निर्माण, और जो आपका इरोजन है यानी कि सोयल का फॉर्मेशन और इरोजन के बारे में भी इन्होंने बताया। और आपकी इबन सीना की कोई भी बुक नहीं है। ठीक है, इबन सीना का याद रखना है कि इबन सीना को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, और ये जो है फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, और इन्होंने सोयल का फॉर्मेशन कैसे होता है और इरोजन कैसे होता है इसके बारे में बताया। अब आपके जो इम्पोर्टेंट है वो है ये अल इदरसी, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया है PYQ। अल इदरसी, ठीक है, सबसे पहले आपके अल इदरसी कहाँ पे रहते थे? सिसली। सिसली कहाँ पे है? ये देखो आपके सिसली, यानी कि आपके जो इटली है, सिसली आपका इटली के पास एक आइलैंड है, उसमें रहते थे। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए, इनकी बुक का नेम क्या है? सबसे पहले तो इनकी बुक का नेम ये है, अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। क्या है? अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इन्होंने टोलमी की जो बुक है अल्मागस्ट, इसको अरब में चेंज किया। और आपसे ये क्या है? ये आपका PYQ है बेटा। 10 बार, 20 बार या 30 बार ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है। आपसे ये पूछा गया है कि टोलमी की पुस्तक अल्मागस्ट को अल्मागस्ट में चेंज करने वाले या अल्मागस्ट को अरब में बदलने वाले जोग्राफर कौन है? तो वो है अल इदरसी। अल इदरसी ने टोलमी की बुक में करेक्शन किया था। ये पूछा जाता है, ऐसे नहीं पूछा जाता कि अरब में किसने चेंज किया, नहीं, टोलमी की बुक में किसने करेक्शन किया? तो टोलमी की बुक में करेक्शन किया आपके अल इदरसी ने। और कौन सी बुक में चेंज किया? अल्मागस्ट में। ठीक है, अब जो टोलमी है ना, टोलमी के वर्क का इदरसी पे बहुत ज्यादा प्रभाव था। और इन्होंने ही ऑल्सो रिवाइज्ड, इन्होंने जो टोलमी है, टोलमी की बुक को भी रिवाइज किया। और इन्होंने वर्ल्ड को 10 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया। अच्छा, मुझे बताओ कि वर्ल्ड को 14 क्लाइमेटिक जोन में किसने डिवाइड किया? जल्दी से बताओ, वर्ल्ड को 14 क्लाइमेटिक रीजन में किसने डिवाइड किया? वर्ल्ड को 14 क्लाइमेट में किसने डिवाइड किया? जल्दी बताओ, वर्ल्ड को 14 क्लाइमेटिक रीजन में किसने डिवाइड किया? अल बिरूनी ने, इबन हाकल ने, या अल मसूदी ने? नहीं अजय, इरेटोस्थनीज। ये ना कुछ आपका पार्ट कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाए ना कि पूरे वर्ल्ड को 14 क्लाइमेटिक रीजन में किसने डिवाइड किया, तो वो आपके किया अल मसूदी ने। अगर आपका अल मसूदी ऑप्शन में नहीं है ना, तो आप इरेटोस्थनीज लगा देना। ठीक है, और नहीं तो जो आपका इरेटोस्थनीज वाले में से ना, वो 14 वाला ऑप्शन कट कर देना। इरेटोस्थनीज में 14 जो आपका रीजन है ना, उनको याद ही मत करो, क्योंकि पेपर में आपका अल मसूदी है। ठीक है, उन्होंने भी दिए हैं
बट साइंटिफिकली किसको माना गया, ये अल मसूदी के को माना गया है। अब आगे पढ़ते हैं। अरे स्लाइड कहाँ गई? अच्छा, वो कट कर दो। नहीं, अलमागस्ट का जो ट्रांसलेशन है वो अल इदरसी ने किया है, अभिषेक अल इदरसी ने। अल बिरूनी ने तो ना आपकी जो बुक है अल मसूदी वो बुक दी है। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको, रुको। एक मिनट रुको, एक बार मैं है ना जो खाली पेज है वो ऐड कर लेती हूँ। अच्छा, अब आपको क्या क्या चीजें याद अभी तक मैंने करवाई है वो देखो। सबसे पहले हमने किया आपके, कौन से किए? सबसे पहले हमने अल बालकी, अल बालकी ने आपकी एक बुक दी है, उसका नाम है किताब अल अशकल। शकल से याद रख लो, देखो इसमें भी कल और इसमें भी ये के की साउंड आ रही है, के तो इससे याद रख लो किताब अल अशकल आपकी अल बालकी की है। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड है इबन हाकल। आपके इबन जो हाकल है उनकी बुक का नाम है अ बुक ऑफ रूट्स एंड रियलम्स, ये इनकी बुक का नाम है। और इसमें कुछ याद नहीं करना है। फिर आपके थर्ड हैं अल मसूदी। अब अल मसूदी के बारे में जो जो चीजें याद रखनी है, पहले तो देखो कि आपके जो अल मसूदी है, अल मसूदी ने पूरे वर्ल्ड को 14 क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि आपके जो अल मसूदी हैं उन्होंने मॉनसून का डिस्क्रिप्शन दिया, मॉनसून के बारे में बताया। आपसे पूछा जाता है कि मॉनसून के बारे में डिस्क्रिप्शन किसने दिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका कि इन्होंने आपके इवेपोरेशन एंड रेनफॉल में रिलेशनशिप बताया कि इवेपोरेशन और रेनफॉल में रिलेशन है। फिर इन्होंने क्या किया, ओशियन की सैलिनिटी यानी कि समुद्र की लवणता और जो समुद्र का कलर है, ओशियन का कलर है, उसमें क्या बताया, रिलेशनशिप बताया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आपका इसके जो अल मसूदी है, अल मसूदी को बोला जाता है हेरोडोटस ऑफ अरब, अरब का हेरोडोटस बोला जाता है। अब इनकी बुक क्या है, इनकी बुक का नाम है आपका, सबसे पहली बुक का नाम है आपकी गोल्डन मिडोज। ठीक है, गोल्डन मिडोज। उसके बाद इनकी है किताब अल अशवात। उसके बाद थर्ड है आपकी मेहराज अल दुहाब है इनकी बुक। और एनल्स ऑफ द टाइम और टाइम, एनल्स ऑफ द टाइम और गाइड ऑफ गजेट, ये भी इनकी बुक है। तो आपको ये याद रखना है अल मसूदी, अल बालकी और इबन हकल का। अब अल मसूदी के बाद है आपके अल बिरूनी। अच्छा, अल बिरूनी जो 11वीं सेंचुरी है ना, 11वीं शताब्दी, उसको अल बिरूनी का काल कहा जाता है, 11वीं सेंचुरी को। ठीक है, अब अल बिरूनी की जो बुक है उसमें है आपकी अल मसूदी, या इसको लिखा आता है कानून अल मसूदी। बुक किसकी है, तो कानून की बुक है आपकी अल बिरूनी की, ना कि मसूदी की। ये कंफ्यूजिंग है, इसको याद रखना। इनकी और बुक है आपकी
रिसालाह, रिसालाह। उसके बाद है आपकी तारीके अल हिंद, ये इनकी बुक है। किताब अल हिंद, किताब अल हिंद, ये तारीख अल हिंद और किताब अल हिंद दोनों के लास्ट में जो हिंद है, हिंद आपके दिया है बिरूनी ने। ठीक है, और अल बिरूनी किसके काल में आया है? मोहम्मद गजनवी के काल में। इसके कैसे याद रखोगे? ए अल बिरूनी, जेड से गजनवी। ठीक है, उसके बाद हमने करे अल बिरूनी के बाद इबन सीना। इबन सीना का सिंपल याद रखना है कि इनको फादर कहा जाता है, फादर ऑफ अरब ज्योग्राफी। और इन्होंने माउंटेन के इरोजन के बारे में बताया और सोइल की फॉर्मेशन के बारे में बताया। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अल इदरसी। ठीक है, अल इदरसी, जो आपके अल इदरसी है ना, अल इदरसी सबसे पहले तो ये बुक अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, ये बुक। और दूसरी ये किसने टोलमी की बुक अल्मागस्ट में चेंज किया, करेक्शन किया। तो टोलमी की बुक अल्मागस्ट में जो जो क्या किया, करेक्शन किया, वो किसने किया? आपके अल इदरसी ने किया। ये क्वेश्चन है, आपके अल बिरूनी ने नहीं किया, आपके अल इदरसी ने टोलमी की बुक अल्मागस्ट में करेक्शन किया। ठीक है, और टोलमी ने वर्ल्ड को 10 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया। उसके बाद इनका क्या कंट्रीब्यूशन है ये पढ़ने हैं, ज्योग्राफी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, ये अपने टाइम के फर्स्ट स्कॉलर हैं, अपने टाइम के फर्स्ट स्कॉलर है जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी किसके बारे में? नॉर्थ अफ्रीका के बारे में, और जो इंटीरियर पार्ट है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में रियल और फैक्चुअल नॉलेज दी। ठीक है, अब आपके जो अल इदरसी है ना, अल इदरसी किसके आइडिया से इन्फ्लुएंस थे? आपके ग्रीक राइटर के आइडिया से इन्फ्लुएंस थे आपके अल इदरसी। ठीक है, और ये कहते हैं इन्होंने क्या बोला? अर्थ को यूनिवर्स के सेंटर में बोला, यानी कि इन्होंने भी जियो सेंट्रिक थ्योरी को माना। ठीक है, अब आपके जो अल इदरसी है, अल इदरसी ने इंडियन ओशियन के बारे में भी बताया कि इंडियन जो ओशियन है वो एक इनर ओशियन है, यानी कि आपके लैंड पार्ट के अंदर है, जो एक नैरो गल्फ से घिरा हुआ है, ये भी बताया। उसके बाद आपके इबन बतूता, इबन खलदून, पीरी रीज, ये ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड है अल इदरसी के बुक से। और जो कोलंबस और वास्को डिगामा है वो इंस्पायर हुए आपके अल इदरसी से। ठीक है, अब अल इदरसी की जो एग्जाम में बुक एक और पूछी गई है, मतलब जो पूछी ही गई है, वो आपकी ये टेबुले रोजरेना बुक पूछी गई है। तो आपकी जो ये टेबल रोजरेना बुक, टेबल रोजरेना बुक किसकी है? तो वो आपके अल इदरसी की है। ठीक है, वर्ल्ड मैप के ऊपर है ये। और इदरसी ने एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्री, यानी कि इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, और वहां की हिस्ट्री, वहां की पॉलिटिकल, इसके बारे में भी लिखा। और उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया नदियों का, माउंटेन का, टेरिटरी का, क्योंकि इन्होंने अल मसूदी का जो काम है उसको नहीं देखा, अल बिरूनी हु लिव्ड इन इंडिया। ठीक है, दे डिड नॉट ऑब्जर्व द वर्क ऑफ अल मसूदी, अल मसूदी के जो काम है उसकी इन्होंने ऑब्जर्वेशन नहीं की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है टेबल रेजोरिना। और इनके मैप से कौन कौन इंस्पायर्ड थे? इनके मैप से इंस्पायर्ड थे आपके इबन बतूता, इबन खलदून, आपके कोलंबस, वास्को डिगामा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट आते हैं अल इदरसी के बाद इबन बतूता।
अब ये देखो, सबसे पहले तो इस टी से याद रखना आपके मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पे मोहम्मद बिन क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक है। तो ये टी तुगलक किसके काल में आया, बतूता के काल में आया, इबन बतूता के काल में। तो सबसे पहले ये शुरुआत में तो देखो, ये यहाँ पे आपका क्या दे रखा है कि इनका जो नाम है वो ये है मोहम्मद इबन अब्दुल्ला इबन बतूता। ये आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बस इबन बतूता। और इनका जो इंटरेस्ट है वो शुरुआत से ही, बचपन से ही ट्रेवल करने में है, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारी जो कंटिनेंट है, जैसे यूरोप है, अफ्रीका, एशिया, इनको विजिट किया है, इसलिए इनको ग्रेट ट्रेवलर बोला जाता है। और इन्हें अरब का क्या बोला जाता है, मार्को पोलो। अरब का मार्को पोलो किसे कहा जाता है, याद रखना, अरब का मार्को पोलो बोला जाता है आपके इबन बतूता को, बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग में इनके इंटरेस्ट के कारण इन्हें अरब ज्योग्राफी का मार्को पोलो कहा जाता है। और इबन बतूता आपके इंडिया में इस टाइम पे आए थे हिंदू कुश के पास, ठीक है। और इनकी विजिट के दौरान इंडिया के रूरल कौन थे ये याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक। अब बतूता में टी आता है और तुगलक में टी, तो ये दोनों से कोरिलेट करना कि टी एक साथ आए थे, बतूता भी और तुगलक भी। तो जब बतूता आपका इंडिया में आया तब आपके मोहम्मद बिन तुगलक क्या थे, मोहम्मद बिन तुगलक इंडिया के रूलर थे। अब इनकी बुक का नाम याद रखना है, बस ये रेहला और ट्रेवल्स। इनकी बुक का क्या नाम है, रिहला और ट्रेवल। एक आपकी देखो रिसाला थी, रिसाला, रिसाला थी आपकी अल बिरूनी की। और अब एक है आपकी रेहला, तो रेहला आपकी बुक है किसकी, आपके इबन बतूता की बुक है, ठीक है। बस इसमें ये याद करना है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब आपका नेक्स्ट है अल मकदूसी, ठीक है। अब ये अल मकदूसी क्या है, इन्होंने भी पूरे वर्ल्ड को जो है 14 क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया है, बस ये याद रखना है। और इस इन्होंने बताया कि अधिकांश जो जलीय भाग है, जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है वर्ल्ड का, यानी कि अधिकांश जो भूमि भाग है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जो वाटर पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि अधिकांश थल वाला भाग उत्तरी गोलार्ध में और जल वाला भाग आपका कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है। और अब एक लास्ट रह गया आपके इबन खलदून। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अरब जो ज्योग्राफर है उसके लास्ट ज्योग्राफर कौन से हैं, तो वो आपके ये इबन खलदून हैं। अब इबन खलदून आपके क्या है, इन्वायरमेंटल डेटरमिनिस्ट हैं ये, इन्वायरमेंटल डेटरमिनिस्ट थिंकर। यानी कि ये क्या मानते हैं, इन्वायरमेंटल डेटरमिनिस्ट का मतलब है जो पर्यावरण को सुपीरियर और आप यानी कि नेचर को सुपीरियर मानते हैं, और मैन को क्या मानते हैं, मैन को इन्होंने इंफीरियर माना है, यानी कि जो आदमी है वो नेचर के क्या है, गुलाम है। अब इनकी बुक का नाम याद रखना, ये भी आपका क्या है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि मुकद्दिमा बुक किसने लिखी है। मुकद्दिमा बुक 1377 में इबन खलदून ने लिखी है। और इस बुक में जो आपके ह्यूमन ज्योग्राफी का डिस्क्रिप्शन दिया है इबन खलदून ने। हाँ जी, इबन खलदून लास्ट अरब ज्योग्राफर है। इनकी जो बुक मुकद्दिमा है उसमें 5 जो पार्ट है उसको डिस्क्राइब किया है, पॉपुलेशन को डिस्क्राइब किया, इन्वायरमेंट के इफेक्ट को, ह्यूमन के ऑक्यूपेशन को, पॉलिटिकल पावर को और क्लाइमेट जोन को, ठीक है। ये आपके इबन खलदून लास्ट अरब ज्योग्राफर्स हैं, ठीक है। यहाँ तक आपके अरब ज्योग्राफर्स हो गए हैं। अब आपके ये देखो छोटे मोटे हैं, जैसे आपका रहमूर मुज्जी है, इनकी बुक का नाम याद रखना, मार्वल्स ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ चाइना, ठीक है। बस मार्वल्स ऑफ इंडिया इनकी मेन बुक आपको याद रखनी है। आपके एक हैं अल याकबी, अल याकबी की बुक है बुक ऑफ टाउन, ये आपको याद रखनी है। आपके अल क्या है, अल बाखरी हैं, आपके इक्शवान अल शेफा हैं, इनकी कोई बुक नहीं है तो आपको नहीं याद रखना। तो देखो ये रही आपकी बुक,
रहमूर जो मुजी है उनकी बुक का नाम है मार्वल्स ऑफ इंडिया। अल याकबी की बुक का नाम याद रखना है अल जहानी की। ये अल मसूदी की बुक आपको पता है मिड ऑफ गोल्ड एंड माइंस, ये सब आपको पता है। ठीक है। उसके बाद आपको जो इबन हाकल है, इबन हाकल की एक और देखो ये बुक है शेप ऑफ अर्थ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अल बिरूनी की बुक और अल इद्रिसी की, तो आपको ये सारी जो बुक है वो याद कर लेनी है। तो यहां तक आपका जो टॉपिक है ना वो क्लियर होता है। अब अगर आपको यहां तक कोई डाउट है आगे तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। आपका एक टी इन और टी इन ओ मैप है। टी इन ओ मैप आपका डार्क एज के समय बनाया गया था। ठीक है। बताओ यहां तक क्लियर हो गया, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए आगे, क्लियर हो गया सबको। अब उसके बाद जो हमारा कंटेम्प्रेरी ट्रेंड है इंडियन ज्योग्राफी में वो हम पढ़ेंगे। ओके यार, अब ज्योग्राफर हो गए। अब आपको आज क्या करना है, पीडीएफ तो आपकी अपलोड हो चुकी है ग्रीक की भी और रोमन की भी। अब आपको जो आपके अरब ज्योग्राफर है, ग्रीक ज्योग्राफर है, रोमन ज्योग्राफर है, एक पेज पे लाइन लगा लेना, उसके 3 पार्ट कर लेना और इनके नाम सीरियल में याद करोगे और लिख के देखोगे, डेली करना है। ठीक है। हाँ जी, क्लास कंटिन्यू रहेगा क्योंकि पीपीटी बनी हुई है अब आपकी। कई बार मैं जो गैप ले लेती हूँ क्लास में, क्योंकि आज तो हम सेम ही टॉपिक कर रहे हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी तो नहीं कर रहे। अगर पॉपुलेशन ज्योग्राफी कर रहे होते तो हम गैप ले लेते, बट पीपीटी भी बनी हुई है आपकी, तो मैं सोच रही हूँ कि क्लास लगातार कर लेते हैं अगर आपको कोई इश्यू ना हो तो। अगर आपको ऐसा है कि मैम रेस्ट दे दो 1 घंटे का, तो आप रेस्ट ले लो, हम 8 बजे कर लेंगे क्लास। वो टोटली आप पे डिपेंड है, आप क्या चाहते हैं। अच्छा, 8 बजे क्लास करनी है। चलो फिर ये क्लास यहीं पे हम लीव करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं आपकी क्लास। ओके, कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट 8 बजे वाली क्लास में करते हैं। 8 बजे वाली क्लास में हम जो आपके प्री यानी कि जो जर्मन जोग्राफर है ना, प्री जर्मन जोग्राफर, वो वहां तक हम कर लेंगे ताकि कल आपके जर्मन जोग्राफर का हम हमबोल्ट से शुरू कर दें। ठीक है। सो नाउ बेटे यू कैन लीव द क्लास। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। गुड नाइट तो नहीं बोलूंगी क्योंकि अभी हम मिलने वाले हैं 8 बजे, तो फिर बोलूंगी गुड नाइट तो। वेलकम बेटे, थैंक यू सो मच। एंड आपको रिवाइज करना है कॉन्टिन्यूसली, और 8 बजे वाली क्लास में ज्वाइन करना, क्लास को मत भूला करो, ज्वाइन कर लेना टाइम पे। 8 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू।